जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं, आज हम लोग 8वां पार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन 360 डिग्री प्रतिदिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक वस्तु की निर्माण लागत दी गई है। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तद अनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जो जानकारी नहीं आती है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिख लेना है। प्यारे साथियों, निर्माण लागत का मतलब वस्तु का हमें यहाँ पर क्रय मूल्य बताया गया। क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य बताया कि 900 रुपये था। ये क्या करना चाह रहा है कि उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 25% लाभ कमाना चाहता है। तो प्यारे साथियों, यदि वो आदमी 25% लाभ कमाएगा तो आपको पता है लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा, मतलब 900 रुपया अगर क्रय मूल्य है और 25% यदि उसे लाभ कमाना है, तो अगर 900 का 125% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 पंज 45 कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 कैरी 2 होगा। 9 एकम 9 और 2 11, मतलब 900 रुपये में अगर वस्तु को खरीदा जाए और 1125 में बेचा जाए तो फिर 25% का क्या होगा, लाभ। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। अब एमआरपी जो भी रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा। क्वेश्चन ने बोला कि एमआरपी पर 10% छूट भी देता है, तो एमआरपी का अगर 90% वो आदमी निकालता है तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में 1125 रुपये। तो यहाँ पर एमआरपी का मान लेके आ जाओ, आपका उत्तर आ जाएगा 1125 और भाग का 100 इधर आएगा तो गुणा में 100 और गुणे का 90 इधर आएगा, भाग में 90। जीरो से जीरो कटेगा, 9 से इधर काटेंगे, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 पंज 45। और प्यारे साथियों, एमआरपी का मतलब वो अंकित मूल्य ही होता है। 125 का गुणा यदि 10 से करेंगे तो 1250 रुपये उसे अंकित मूल्य उसका रखना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर आपको दिया है ए वाला, सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दी गई हैं और यहाँ बोला गया उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना करना है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में ये दिया 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा बताया। 1 वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल में बीज बोएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्चा 5 रुपया लगता है। तो ये त्रिभुजाकार खेत जो हैं, इस पूरे में बीज बोने की लागत की गणना करना है, मतलब इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1 वर्ग क्षेत्रफल का मान दिया है और जितना भी इसका टोटल क्षेत्रफल होगा उसमें 5 का गुणा करेंगे तो टोटल खर्च यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दी गई है और जब कभी भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए और ऐसे में आपको कभी क्षेत्रफल लाना हो त्रिभुज का, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है तीनों भुजाओं के केस में, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा रूट के अंदर एस और कोष्टक में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना होता है। जहां मैं आपको बता दूं, एस का जो मान रहेगा इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा अगर आप करोगे तो आपके पास एस का वैल्यू आ जाएगा। ए बी सी उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब सिंपली क्या करो, पहले एस का मान निकाल लो। तो एस बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग करेंगे मतलब 15 और प्लस 20 को और प्लस 25 को जोड़ेंगे
और 2 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा टोटल 60, और 60 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 30। मतलब एस का मान कितना आया, 30। अब हमें लाना है क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल लाने के लिए इस एस का मान आप इस फॉर्मूले में रख दो। एस की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 30 गुणा एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब एस के मान में से पहली भुजा घटाओ। 30 में से एक बार 15 जाएगा तो मैं डायरेक्ट 15 को लिखूंगा। फिर गुणा में एस माइनस बी, मतलब 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा। गुणा में एस माइनस सी का मतलब 30 में से 25 गया तो 5 आएगा। अब यहाँ इस करनी से बाहर क्या आएगा निकाल लो। यदि हम इसे सॉल्व करें, इस 30 का भी अपन फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3, ये 30 हो जाएगा। 2 पंज 10 और 10 तिया 30, और गुणा 15 के फैक्टर कर लो तो 3 गुणा 5 15 होता है, और 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 10 होता है, और उसके बाद 5 का फैक्टर 5 ही होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से जो जो संख्या 2 2 के जोड़े में है वो बाहर आ जाएगी। देखो 2 का यहाँ एक जोड़ा बना तो करनी से 2 बाहर आया। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5 का 2 जोड़ा बनेगा, मतलब 4 बार 5 आया तो 2 जोड़े बनेंगे, तो यहाँ पर 2 बार 5 बाहर आ जाएगा। अब सिंपली गुणा में या 3 का एक जोड़ा बना तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा तो हमारे पास डायरेक्ट क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। प्यारे साथियों, क्षेत्रफल जो बनेगा 50 25 25 या 75, और 75 का डबल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150 150 150 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्वेश्चन ने ये बोला कि 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया लगता है, तो हमें कुल खर्च बताना है। तो खर्च आ जाएगा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो मान है 5, इसका गुणा कर दो टोटल क्षेत्रफल में, तो 15 पंज हो जाएगा 75, और 750 रुपया आपका टोटल खर्चा बनेगा। 750 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल होने का मतलब कार्य क्षमता की बात की जा रही है। इसे सॉल्व करने के लिए एक नाम लिखा हमने अमन का और एक नाम लिखा हमने रमन का। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आगे पीछे लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रमन जो रहेगा अमन से 25% ज़्यादा कार्य कुशल रहेगा। अमन से 25% ज़्यादा, तो हम लोग एक काम करते हैं, अमन को पहले मान लेते हैं 100, और अमन से 25% ज़्यादा रमन की कार्य क्षमता है, तो 100 का 25% 25 होगा, और 25 ज़्यादा कार्य क्षमता रमन की रहेगी, तो 125 रमन की कार्य क्षमता आ जाएगी। अब इसे काट लो, तो यहाँ पर 25 से कटेगा 4 बार, और 25 पंज 125। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:5, और इनके अब समय का रेशो बना लो। कार्य क्षमता का उल्टा अनुपात समय का रेशो होता है, मतलब समय का रेशो 5:4 बनेगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि यदि अमन एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, अमन का काम करने का समय दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अमन का समय दिया और अमन के समय का रेशो कितना है 5, इसका मतलब हमें 5 रेशो का मान 25 दिन दिया है। अब प्यारे साथियों, यहाँ से एक रेशो का मान लेके आएंगे तो 25 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 बार कटेगा, 50 25, एक रेशो का मान 5 दिन आया। क्वेश्चन ने बोला रमन उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो रमन का समय लाना है, तो रमन के समय का रेशो 4 हैं। 4 का गुणा 1 रेशो के मान से करेंगे, 4 पंज 20 दिन हो जाएगा, यानी 20 दिन में रमन उस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया 13 परिणामों का औसत 70 हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आंकड़े दिए गए 13 और उनका औसत बताया। यदि आप लोगों को यहाँ पर क्या लाना हो, योग लाना है, आंकड़ों का योग, तो योग का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का औसत गुणा आंकड़ों की संख्या, तो आपके पास योग आ जाएगा। अब योग निकाल लेते हैं, 13 परिणामों का योग निकल जाएगा, 13 परिणामों का योग
13 परिणामों का योग हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो योग बराबर आंकड़े कितने हैं 13 और गुणा में औसत, औसत का गुणा करो 70 का, तो योग कितना बनेगा 13 7 91 यानी 910 बनेगा। अब प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले 7 का औसत भी बताया, तो पहले 7 का योग निकाल लेंगे। पहले 7 का योग यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 65 गुणा 7 करेंगे, तो 7 पंज 35 कैरी 3 7 छंग 42 और 3 हो जाएगा 45। और ये बोल रहा है कि अंतिम 7 का औसत 75 है, तो अंतिम 7 का भी हम लोग योग निकाल लेंगे। अंतिम 7 का भी योग निकाल लोगे तो आपको अंतिम 7 का औसत 75 है, तो 75 गुणा आंकड़ों की संख्या करोगे योग आ जाएगा। 7 पंज 35 कैरी 3 7 7 49 और 3 हो जाएगा 52। तो प्यारे साथियों टोटल आंकड़े 13 थे, पहले 7 और अंतिम 7 को जोड़ लो, तो इसका मतलब ये टोटल 14 आंकड़े होंगे। 14 आंकड़ों का योग बनेगा, इधर भी जोड़ लो। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 980 यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा। अब देखो 14 आंकड़ों का योग 980 है और 13 आंकड़े, एक आंकड़ा यहाँ पर डबल जुड़ गया है और वो है अंतिम, मतलब 7वां परिणाम डबल जुड़ गया। तो आप क्या करो, आपको 7वां वो परिणाम लाना है, तो आप इन 14 परिणामों के योग में से आपको क्या करना है, 14 परिणामों के योग में से 13 का घटा दो, तो 980 में से हम लोग 910 को घटाएंगे तो हमारे पास 7वां परिणाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7वां परिणाम कितना बच जाएगा 70। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे यदि बात किया जाए, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती हैं। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 है तो 3 वर्ष पहले कीमत कितनी थी। इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो समझिएगा। माना 3 वर्ष पहले कीमत x रुपये थी, माना कि 3 वर्ष पहले कीमत, उसकी कीमत की यदि हम बात करें तो हमारे पास मान लो x रुपया थी। ये x रुपया 3 साल पहले 100% था, तो x रुपया पर हर साल 10% की कमी हो रही है भाव में, तो यहाँ पर 90% उसका मूल्य रह जाता है। अब ये 90 रहा, एक साल के बाद दूसरे साल फिर से ये 100% होकर 10% कम हुआ, तो फिर से 90/100। इस प्रकार 3 सालों तक चला, तो 90/100 3 बार का 90/100, और 3 सालों के बाद आज वर्तमान में इसका मूल्य दिया है 729 बराबर का लिखो। हमें x का मान लाना है, इससे 3 वर्ष पहले की कीमत निकल जाएगी 729 भाग का 100, सारे इधर जाएंगे गुणे में जाएंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर गुणे वाले नंबर इधर आएंगे तो भाग में 90 गुणा 90 गुणा 90। ये 3 0 से 3 0 कट हो जाएगा, या 3 0 से 3 0 कट किया। 9 का क्यूब 729 होता है, और 729 से 729 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना बचेगा हमारे पास 100 गुणा 10 मतलब 1000 रुपया। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 साल पहले उसकी कीमत 1000 रुपया थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण का मान दिया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का एक कंसेप्ट याद रखना इम्पोर्टेंट है। समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये समचतुर्भुज आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो याद रखना इसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना इसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। ये दोनों इसके विकर्ण हो जाएंगे, तो याद रखना 4a का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इतना याद रखोगे आपका आंसर आपसे दूर नहीं होगा। d1 और d2 याद रखना, d1 और d2 क्रमशः उसके विकर्ण होंगे, गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर जो जो मान दिए हैं इस कंसेप्ट में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 गुणा a का स्क्वायर मतलब उसका परिमाप दिया है ना, तो यहाँ पर एक काम करो आप,
सबसे बढ़िया चीज़। अब यहाँ पर समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला भी लगा लो। इसका परिमाप जो होता है 4a होता है, मतलब भुजा का 4 से गुणा करो तो परिमाप की जगह आप 80 लिखोगे और बराबर में 4a। हमें यहाँ पर a का मान लाना है तो गुणा का 4 इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, 4 का भाग लगाओ 20 बार कट जाएगा। तो इस समचतुर्भुज की एक भुजा आ जाएगी 20। अब a का मान आ गया तो इस a के मान को यहाँ पुट कर दो। 4a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि a का मान 20 आया बराबर। d1 का मतलब इसका एक विकर्ण दिया है मान लो 24, तो d1 की जगह आप 24 का स्क्वायर करोगे, पहले विकर्ण का वर्ग और प्लस d2 का वर्ग। क्वेश्चन ने पूछा दूसरा विकर्ण बताओ। यहाँ पर ये गुणा करोगे, 4 गुणा 20 का वर्ग होता है 400 बराबर 24 के वर्ग की यदि बात करें तो 576 होता है और प्लस हो जाएगा d2 का वर्ग। प्यारे साथियों यहाँ पर आप क्या करो, d2 के वर्ग को वहीं रखकर बाकी वैल्यू को पक्षांतर कर दो। ये हो जाएगा 1600 और प्लस का 576 इधर आएगा माइनस का 576 और बराबर में d2 का स्क्वायर बच जाएगा। इसको यदि आप घटाओगे 1600 में से 576 को हम घटाएंगे तो 1024 हमारे पास बचेगा और ये हो जाएगा d2 का वर्ग। अब प्यारे साथियों हमें दूसरा विकर्ण चाहिए, मतलब सिर्फ d2 का मान चाहिए, ठीक है ना। तो ये वर्ग हटेगा यहाँ से d2 का, तो इधर लग जाएगा करनी 1024 पर। तो रूट के अंदर 1024 आने पर d2 का मान अपने पास यानी दूसरा विकर्ण बच जाएगा। और 1024 किसका वर्ग होता है तो मैं आपको बता दूं 1024 32 का वर्ग होता है। तो 32 याद रखिएगा, दूसरा विकर्ण आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो क्षेत्रफल होता है, दोनों विकर्ण मिल चुके हैं तो इसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला लगाओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्ण के केस में 1/2 गुणा d1 गुणा d2, तो भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये यहाँ पर काम आ जाएंगे दोनों विकर्ण, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 d1 की जगह हमें रखना होगा पहला विकर्ण जो दिया है 24 और गुणा d2 का मान लाने के लिए d2 का मान आया 32 और यहाँ d2 की जगह 32 लिखेंगे। इसे सॉल्व करो, 24 में 2 का भाग देंगे 12 और 12 का गुणा 32 से करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 12 दूनी हो जाएगा 24, कैरी आया 2, 12 36 और 2 कितना 38, 384 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या हो। वृत्त तो आप सभी जानते होंगे गोल होता है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वृत्त की परिधि 2πr होती है और याद रखना r इसकी त्रिज्या होती है। और यहाँ पर अगर बात करें व्यास की तो व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, मतलब 2r। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो उसकी परिधि है व्यास से अधिक है, मतलब परिधि और व्यास का डिफरेंस दिया गया। तो हम क्या करेंगे, परिधि में से 2πr में से हम लोग उसके व्यास को घटाएंगे यानी 2r को घटाएंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 18.6 सेंटीमीटर अपने पास ये बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करो तो देखो आप कैसे करोगे, यहाँ से तो 2r और 2r दोनों जगह से कॉमन ले लोगे आप, तो 2r यदि कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा पाई माइनस, यहाँ से सब कुछ कॉमन चला गया, एक बचा, बराबर में हो जाएगा 18.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि 2r का मान तो अपने को चाहिए और गुणा में और यहाँ पाई का मान होता है 22/7 और माइनस 1 के बटे में 1 मानकर इसे सोल्व करो बराबर 18 पॉइंट कितना 6। अब प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, 7 का भाग 7 में एक बार मतलब यहाँ ऊपर में 22 आएगा माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार गया, 7 का गुणा 1 से किया तो 7 आ जाएगा। अब 22 में से 7 जाएगा और 2r गुणा में ही रहेगा
22 में से 7 जाने पर कितना बचेगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 22 में से अगर 7 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, मतलब 2r गुणा यहाँ पर हो जाएगा 15/7 और बराबर में आ जाएगा 18.6। तो 2r बराबर 18.6 भाग का 7 इधर गुणा में और गुणा का 15 इधर भाग में। ये पॉइंट हटा के चाहो तो काट लो आप, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, 5 या 15, 7 का इधर गुणा करो, 7 का गुणा 186 से करेंगे, ठीक है ना या फिर काट लो, है ना, यहाँ पर अपन काट लेंगे, इसको 3 से काट लो, 3 5 15 और 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 7 का गुणा 62 से होगा, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 छंग 42 और 1 43, 434 और बटे में 5 दाम हो जाएगा 50। अब 5 से काटो, 5 दाम 50, 5 8 40, 3 बचा 34 हुए, 5 6 के 30 और 4 बचा, पॉइंट लगाकर 5 8 40, लेकिन बटे में 1 0 हो रहे तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार 8.68 ये 2r का मान आ जाएगा और 2r इसका क्या था, व्यास था, व्यास हमसे पूछा गया क्वेश्चन में ये वाला। तो 8.68 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है। यदि दोनों का अंतर दिया गया है तो दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है। प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक समझिएगा, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जब भी आप लोगों को दो संख्याओं का महत्तम दिया जाए, एचसीएफ दिया जाए, मान लो 12 दिया, तो आप संख्याएं मान लो, माना संख्याएं। तो प्यारे साथियों संख्याएं कितनी मान लोगे, एक तो 12 गुणा ए, महत्तम में ए का गुणा करोगे और एक बार 12 गुणा बी। अब क्वेश्चन में हमें दोनों का एलसीएम भी दिया है, तो आप क्या करोगे, मानी गई संख्याओं का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 12a और 12b का एलसीएम जो हो जाएगा 12ab हो जाएगा और इसका मान अपने को दिया है क्वेश्चन में 2448। अब सिंपली यहाँ से ab का मान निकाल लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2448 में 12 का भाग लगाओ, तो यहाँ पर बनेगा 12 दूनी 24, 0 12 चुकू 48, 204। ठीक है, तो हमारे पास ये तो समझ में आया कि ए गुणा बी आया कितना, 204, 204। अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन में हमें दी गई है, दोनों संख्याओं का अंतर 60 है। अब दोनों का अंतर 60 यदि हमें दिया तो मानी गई संख्याओं का भी अंतर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 12a माइनस 12b का मान अपने को दिया है 60। तो यहाँ से 12 कॉमन लेकर अंदर कोष्टक में a माइनस बी बचेगा, बराबर हो जाएगा 60 के। तो यहाँ से 12 गुणे का इधर आएगा तो 60 के कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर 60/12, 12 पंज हो जाएगा 60। इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना, 5 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान आया अपने पास कितना, 5। तो यहाँ से अब आप a और b का मान निकाल लो। दो ऐसी संख्याओं का गुणा करो कि गुणा करने पर 204 आए और अंतर करने पर 5 आए। तो प्यारे साथियों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 12 और 17 वो संख्या हो जाएगी, है ना। अगर 12 का गुणा 17 से हम लोग करते हैं तो 12 दूनी 24 कैरी 2 और 17 दूनी 34 कैरी 3 और 17 एकम 17 और 3 20 हो जाएगा। मतलब ये सही है 12 और 17। और 12 और 17 देखो, अगर 12 और 17 अपनी संख्या, दोनों का अंतर कितना है, 5। तो हमारे पास एक को a मान लो 12a मान लो और b का मान 17 मान लो, या फिर आगे पीछे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें लेकर आना है संख्याएं। सबसे पहले संख्याएं लेके आ जाओ। संख्याएं मानी थी अपन ने 12a, तो 12 का गुणा एक बार 12 से करेंगे तो हमारे पास 144 बनेगा। फिर यहाँ पर एक बार 12 का गुणा b के मान से करेंगे, मतलब 17 से करेंगे। 17 दूनी 34 कैरी आया कितना, 3, 17 एकम 17 और 3 हो जाएगा 20, 204। क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, तो 144 में हम जोड़ देंगे 204 को, तो यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, 0 4 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ा 3, 348 इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे यदि बात किया जाए आईएमपी क्वेश्चन है 10 नंबर, 10वें क्वेश्चन में लिखा ये जो डेटा दिया गया ये कह रहा है कि इसका माध्य और माध्यिका का योगफल बताओ। तो याद रखना माध्य क्या होता है, तो माध्य और औसत एक ही चीज़ होती है। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या, बटे में आंकड़ों की संख्या, तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर ये जो डेटा दिया इनको जोड़ो, 1 + 6 + 8 + 3 + 2 और टोटल डेटा कितने, 5, 5 का भाग लगाओ। इनको यदि आप जोड़ोगे तो टोटल 20 बनेगा और 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 को 20, यानी माध्य कितना आया, 4 आया। अब यदि आपको लाना हो माध्यिका, आपको यदि माध्यिका लाना है प्यारे साथियों, तो ये जो डेटा दिया होता है इनको आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो। तो मैं एक काम करता हूँ, आरोही क्रम में लिख देता हूँ कम से अधिक की ओर। पहले 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ दो, दो डेटा दोनों साइड छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो आपकी माध्यिका बनेगी, माध्यिका बराबर बचा हुआ डेटा आपकी माध्यिका हो जाएगी 3 माध्यिका हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा माध्य और माध्यिका का योगफल बताओ, तो माध्य तो 4 है और माध्यिका 3 है, दोनों का योग करेंगे 4 3 हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।